गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज का जो टॉपिक का नाम है प्रकाशिक क्रिया या हिलक क्रिया। पिछले वीडियो में आपने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा के विषय में जाना और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के विषय में जाना। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि थी वो दो चरणों में पूरी होती थी, एक प्रकाशिक क्रिया और दूसरा था अप्रकाशिक क्रिया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो आज हम आपको उसी में से पहला पार्ट बताएंगे प्रकाशिक क्रिया या हिलक क्रिया के विषय में। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रकाशिक क्रिया। देखिए, जो प्रकाशिक क्रिया है, प्रकाशिक क्योंकि इसका नाम प्रकाशिक क्यों रखा गया, क्योंकि ये प्रकाश में होती है। ये जो क्रिया होती है पौधों में प्रकाश के समय होती है, अर्थात दिन के समय होती है, तो इसीलिए इसको प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। लेकिन इसे हिलक क्रिया क्यों कहा जाता है? तो प्रकाशिक क्रिया का वैज्ञानिक हिल ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। जो प्रकाशिक क्रिया है उसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो वैज्ञानिक हिल ने किया था, जिस कारण से जो ये प्रकाशिक क्रिया है इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक हिल ने इसका अध्ययन किया था। ठीक, और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि प्रकाशिक क्रिया कहाँ संपन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बहुविकल्पी में पूछा गया है, तो इसको तो दिमाग में बैठा ही लेना है कि ये प्रकाशिक क्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाशिक क्रिया हरित लवक। अब हरित लवक क्या है? आपने कक्षा 9th में क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, तो क्लोरोप्लास्ट तो जानते होंगे। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। तो यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ होती है? ग्रेना में। किसके ग्रेना में? क्लोरोप्लास्ट के। ठीक, तो यह क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। ठीक, तो कौन कौन से 4 चरण आएंगे? आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है, केवल एक लाइन याद रखना है, उस लाइन से आपको पूरा लिख जाएगा। एक लाइन लगभग आपको मान लीजिए 4-5 लाइनें याद करनी पड़ेगी और 4-5 लाइन से पूरी प्रकाशिक क्रिया आपको याद हो जाएगी। पहला क्या कहता है? ध्यान सुनना। सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवकों के ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। बात समझिए कि क्या कह रहा है कि ये क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक। ठीक, ये हरित लवक है और ये हरित लवक क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश कौन ले रहा है? क्लोरोप्लास्ट। कौन ले रहा है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश कौन ले रहा है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो हरित लवक लेकर हरित लवक के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, पहला बार। फिर और क्या होगा? और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। अब ये क्या है? देखिए, एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब जो एडेनोसिन है वो जब 2 फास्फेट अणु से जुड़ेगा, जब 2 फास्फेट, डाई माने क्या होता है? डाई माने होता है 2, तो एडेनोसिन जब डाई माने 2 फास्फेट, पी मतलब फास्फेट, जब एडेनोसिन के एक अणु जो है फास्फेट के 2 अणुओं से मिलता है तो क्या बनाता है? एडीपी बनता है। लेकिन जब एडेनोसिन से जब 3 फास्फेट, ट्राई माने क्या होता है? 3, तो एडेनोसिन से जब 3 फास्फेट और जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ट्राई फास्फेट। तो देखिए यहां पर देख लीजिए, जैसे ये एडीपी है तो अभी कितने फास्फेट इसके पास है? कितने फास्फेट हैं? 2 हैं, क्योंकि डाई माने क्या होता है? 2। अब एक फास्फेट और जोड़ दिया, एक फास्फेट और जोड़ दिया तो इसके पास कितने हो गए? वह 2 पहले से थे फास्फेट, एक फास्फेट और जोड़ दिया, कितने फास्फेट हो गए? 3 हो गए। तो अब ये क्या बन गया? एटीपी। पहले क्या था? एडीपी। तो एडीपी
फास्फेट से जब क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा एटीपी। हम आपको एडीपी, एएमपी और एटीपी ये हम आपको जब ये अभिक्रिया खत्म हो जाएंगी तब हम आपको पूरा एटीपी के विषय में बता देंगे एक वीडियो बनाकर, ठीक। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। आप तो समझ गए इसको देखकर कि एडीपी से एटीपी कैसे बनता है। तो एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित होती है। जैसा कि हम लोगों को पता है एटीपी क्या है, एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा का पावर हाउस कहलाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन वो किस रूप में संचित होती है, तो एटीपी के रूप में संचित होती है। तो एटीपी में क्या संचित होता है, ऊर्जा। एटीपी में क्या इकट्ठा होता है, ऊर्जा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट क्या करता है, फिर से देख लें कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके, सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। अभी सो रहा था, जैसे प्रकाश मिला तो क्या हो जाएगा, जग जाएगा, मतलब सक्रिय हो जाएगा। तो वही है कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। बात समझ में आई। और क्या होता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित होती है। तीन बातें, पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक्टिव, ठीक, सूर्य का प्रकाश मिलने पर। दूसरा क्या कहता है कि एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाएगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि जो एटीपी है, एटीपी में क्या है, प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा क्या कहता है, दूसरा अच्छा रिएक्शन क्या कह रहा है, रिएक्शन दिखाई दे रही है। रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो जल है, जल के कितने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं, 4। तो जो जल है, जल किसके द्वारा, ऊर्जान्वित क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा, ऊर्जान्वित क्लोरोफिल के द्वारा। भाई क्लोरोफिल क्या हो गया था, यहाँ पर ऊर्जा ले ली थी उसने, किसने, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने ऊर्जा ले ली थी। भाई क्लोरोफिल के पास तो ऊर्जा आ गई थी प्रकाश अवशोषित करने के बाद। अब वो ऊर्जा है तो ऊर्जा तो अपना काम करेगी। तो वो जो ऊर्जान्वित क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, जल को काहे में तोड़ देगा, जल को काहे में अपघटित कर देगा, H+ आयन और OH- आयन में तोड़ देगा। अब ये 4 कहा, हमने जल के 4 अणु लिए हैं। जल के कितने अणु लिए हैं, 4। तो इसीलिए हमारे 4 H+ आयन बनेंगे और 4 OH- आयन बनेंगे, ठीक। तो ये बात समझ आई। दूसरा पॉइंट वही लिखा है कि ऊर्जान्वित क्लोरोफिल द्वारा जल का H+ आयन OH- आयन में प्रकाश अपघटन हो जाता है। हम उतना काहे याद करें, हमें एक रिएक्शन याद कर लेंगे एक लाइन की, वही को लिख देंगे कि ऊर्जान्वित क्लोरोफिल द्वारा जल अपघटित होकर H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। याद हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH- आयन परस्पर मिलकर H2O व O2 बनाता है। कितना हमें को याद नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर क्या बना था, OH- आयन बना था। तो ये OH- आयन है। OH- आयन के 4 अणु थे। OH- आयन के कितने अणु थे, 4। तो उसने क्या बना लिया, OH- आयन के अणु आपस में जुड़कर क्या बना दिए, जल बना लिया और ऑक्सीजन बना दी। क्या बना दिया, जल बना दिया और ऑक्सीजन बना दी। किसने, जो यहाँ पर OH- आयन टूटा था, वो OH- आयन यहाँ पर आकर क्या बना देगा, जल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा पौधों से बाहर निकल जाएगी, ठीक। जल पौधों के अंदर बना रहेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में चली जाएगी। तो वही तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH- आयन। देखिए ये क्या था, जल का प्रकाश अपघटन था। जल का प्रकाश अपघटन से क्या उत्पन्न हुआ, OH- आयन। अब OH- आयन परस्पर मिलकर क्या बना देगा, जल व ऑक्सीजन बना देगा। तीसरा पॉइंट भी समाप्त। रिएक्शन समझ में आ रहा होगा, ठीक। चौथा, अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें बनी थी, दूसरी रिएक्शन में क्या क्या चीजें बनी थी।
दूसरी चीज, जब जल टूटा था तो जब टूटा था तो क्या क्या चीजें बनी थी, एक H प्लस आयन बने थे और एक OH माइनस आयन था। OH माइनस आयन को तो हमने ठिकाने लगा दिया, कहाँ OH माइनस आयन कहाँ बदल गया, जल और ऑक्सीजन बदल गया भाई, OH माइनस आयन का काम खत्म। अब हमारे पास बचा क्या, H प्लस आयन बचा कि नहीं बचा, H प्लस आयन बचा। तो अगला स्टेप उठा लेते हैं। देखिए ये क्या कहता है कि जो H प्लस आयन है क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिएक्शन देखिए क्या लग रहा है कि जो H प्लस आयन है वो H प्लस आयन क्या करेगा, किससे क्रिया करेगा, NADP, किससे क्रिया करेगा, NADP से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, NADP। चाहे हम 2H लिखे चाहे H2 लिखे, बात एक कहीं 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 पर तुम्हें NADP.2H लिखा मिलेगा, कैसे लिखा मिलेगा, ऐसे NADP.2H लिखा मिलेगा। चाहे हम NADP.2H लिखें और चाहे हम H2 लिखें, बात एक ही है, ठीक। तो ये हो गया। और दूसरा क्या काम हो रहा है, ADP किससे क्रिया करेगा, फॉस्फेट से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, ATP का निर्माण कर देगा। यही दोनों चीजों को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए जल के प्रकाश घटन से, यही देखिए जल के प्रकाश घटन से H प्लस आयन हुआ था, तो जल के प्रकाश घटन से H प्लस आयन के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। H प्लस आयन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा ऊर्जा को ATP के रूप में मुक्त करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को किस रूप में मुक्त कर रहे हैं, ATP के रूप में मुक्त कर रहे हैं। इस क्रिया में H प्लस आयन, कौन, H प्लस आयन क्या करेगा, NADP से क्रिया करके कहाँ बदल देगा, NADP.2H में अपचयित कर देता है। इस प्रकार से चौथी रिएक्शन होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है NADP.2H को बनाना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, NADP.2H या NADP2H का H2 का निर्माण करना। यही इसका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। ये बनाना होता है तो ये बन जाता है आराम से, ठीक। तो ये ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आराम से अगर थोड़ा सा पढ़ लिया तो पूरा आ जाएगा। और एक बताते हैं, जो प्रकाशिक प्रक्रिया है ये एक बहुत बड़ी क्रिया है। ये आपके कक्षा 11 में पूरी तरीके से दी गई है, स्टेप बाय स्टेप दी गई है। बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम कक्षा 10 में उसको इतना लंबा नहीं बता सकते, क्योंकि कक्षा 10 में केवल इतना ही पर्याप्त होगा। तो कक्षा 10 के लिए बस इतना ही है। और फिर आगे जब आप जाएंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तब आपको इसको पूरा तरीके से पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जान लेंगे कि क्या होता है। तो ये आपकी प्रकाशिक प्रक्रिया या हील प्रक्रिया थी। इसको आपको समझना है, लिखना है। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आपको कमेंट करके पूछना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके लिए जो है वीडियो बनाएंगे अप्रकाशिक प्रक्रिया का, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।